जय हिंद। वार्तालाप फेल होगी, सीज फायर तो हुआ ही नहीं है, और जो थोड़ा बहुत हुआ भी है वो भी टूटेगा। मेरे बात को याद रखिएगा साथियों। और क्यों? तीन बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं जो जड़ हैं पश्चिमी एशिया में लगभग 75-80 साल से चले आ रहे इस वैमनस्य के। और ये तीनों कारण ऐसे हैं जिनका कोई समाधान नहीं है। सबसे पहला, इजराइल के अस्तित्व की गारंटी कौन देगा? जो देश यहूदियों को काफिर बता के उन्हें कत्ल करने की बात करते हैं, इजराइल के अस्तित्व को नहीं मानते, इजराइल के अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, वार्ता से एक दिन पहले वो जहां वार्ता हो रही है जिस मनूस देश के अंदर, पाकिस्तान में, वहां का विदेश मंत्री इजराइल को कैंसर बताता है। तो क्या ये वार्ता इस बात का हल करेगी? क्या इस वार्ता के अंदर 7 अक्टूबर के दिन जो हमास ने किया था इजराइल के अंदर, उसको कंडेम किया जाएगा? नहीं। तो जो बेसिक बात है इजराइल के अस्तित्व की, उसकी संप्रभुता की, उसको एक देश मानने की, जब उस पे ही कोई समझौता नहीं, इन किसी शर्तों में है वो समझौता जो 15 अमेरिका ने रखी हैं और 10 ईरान ने रखी हैं, तो काहे का सीज फायर? जबकि असली मुद्दा जो है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई एक्सपर्ट नहीं बोल रहा है इस पे, मुझे ताज्जुब आ रहा है, मैं हैरान हूं इसके ऊपर। और क्या इजराइल इस बात को मान लेगा जब तक उसके अस्तित्व का, उसकी सुरक्षा का वो नहीं होता? तो ये कोरी बकवास है। अब आइए दूसरे कारण पे। ट्रंप और अमेरिका। क्या ट्रंप का ईरान पे हमला करना केवल एक वो उसके एटम बम बनाने को लेके था? जी नहीं, इस गलतफहमी में मत रहिए। वो एक बहाना है, जैसे बहाना बनाया गया था इराक में सद्दाम हुसैन को खत्म करने के लिए। कुछ भी नहीं मिला था। बायोकेमिकल हथियार है, एटम बम बना रहा है सद्दाम, कुछ नहीं मिला था। लेकिन हां, एक ऐसा ट्रंप वो शुरू कर देता है हल्ला मचाना कि सारी दुनिया मर जाएगी कि ईरान के पास एटम बम हो गया तो क्या होगा। अरे पाकिस्तान के एटम बम से कुछ नहीं खतरा था ट्रंप को, पाकिस्तान के एटम बम से दुनिया को खतरा नहीं है, उस पर नहीं बोलेंगे। वो बड़ा शांति प्रिय है वो देश, जो इस बात के लिए सारी दुनिया में बदनाम है कि वो आतंकी पैदा करता है। बच्चों को मदरसों से आतंकी बनाया जाता है, यहूदियों हिंदुओं के खिलाफ जहर भरा जाता है उनके दिमाग में काफिरों के। जहां आतंकी पलते हैं,
संयुक्त राष्ट्र ने जिनको आतंकी घोषित कर रखा है वो खुलेआम घूमते हैं और आतंकी ट्रेनिंग देते हैं और आतंक फैलाते हैं। वो देश, उस पे एटम बम होना खतरनाक नहीं है, जो आतंकी ट्रेन करके दुनिया भर में भेजे जाते हैं। एक देश बता दो जहां आतंकी ना पकड़े गए और पाकिस्तान से संबंधित ना रहे हों। तो उस देश वो समझौता कराएगा। वो एक गाना था ना कि नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, यहां मेहरबान तुझे कैसा मिलेगा। तो आज पाकिस्तान बुलबुल बना है और ट्रंप जो है मेहरबान बना है। क्या दलाल बनाया है, पोस्टमैन का काम। तू हमारी बात उसको बता दे, वो हमारी बात तुझे बताएगा, तेरा कोई रोल नहीं। और यहां भारत के अंदर ऐसे ऐसे बेवकूफ मौजूद हैं कि जब जयशंकर ने कहा कि हम दलाली नहीं करते तो उस पर शुरू हो गए। पता क्यों? क्योंकि ये खुद पाकिस्तान के दलाल हैं, पाकिस्तान परस्ती करते हैं। और देखिए, मैंने बार बार एक बात कही है कि अमेरिका की कोई नैतिकता नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। ये वो ट्रंप है, इस राष्ट्रपति को अमेरिका के ये याद नहीं है कि ओस्मा बिन लादेन को, अमेरिका के सबसे बड़े आतंकी को, सालों तक किसने बचा के रखा था, कहां बचा के रखा था। और इन्हें खुद अपनी एयरफोर्स भेज के पाकिस्तान में उसको मारना पड़ा था। लेकिन आज वही पाकिस्तान, क्योंकि मुनीर उसके पैर दबाता है, ट्रंप उसको डिनर खिलाता है, भूल जाओ सब भाई, वो बने रहो हमारे कठपुतले। क्योंकि शुरू से ही पाकिस्तान को अमेरिका ने 1947 से लेकर आज तक ही सर पे उठा के रखा है। और ये अमेरिकी ये नहीं देख पाते कि पाकिस्तान के कठमुल्ला अमेरिका के लिए क्या बोलते हैं, वहां की आवाम अमेरिका के लिए क्या बोलती है। और जिसको अमेरिका अपना मित्र कहता है इजराइल, उसके लिए अभी क्या बोला है पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने, कैंसर। क्यों? क्योंकि ट्रंप जो हथकंडे अपना रहा है वो अपनी उस मंशा को पूरी करने के लिए अपना रहा है जो उसके मंशा ईरान को और पूरी वेस्ट एशिया को लेके है, खाली ईरान को लेके ही नहीं। वो एक इंटरव्यू आ रहा था जिसमें कह रहे थे कि 40 साल पहले ही ट्रंप ने कहा था कि ईरान बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ईरान नहीं भूला है कि इन्होंने क्या किया था जब शाह वहां पे था। और अमेरिका नहीं भूला है जो खोमेनी ने फिर इनके साथ किया था कि इनकी एम्बेसी में ही लोगों को बंदी बना के रखा था, कितना 400 कितने दिन रखा था। और दूसरा, अमेरिका ये जानता है कि मध्य एशिया के, मध्य ईस्ट वेस्ट एशिया के ऑयल के ऊपर वो तब तक कब्जा नहीं कर सकता जब तक कि वहां पे ईरान जैसा एक सशक्त राज मौजूद है। बाकी तो उसके गुलाम है सारे, ओमान, कुतार, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब जितने भी है, ये कुवैत, इराक में तो उसके बेसिस अब बना रखे हैं उसने, और इन देशों में बेसिस बना रखे हैं अपने। इनके शेख तो पहले ही उसके आगे नतमस्तक है। लेकिन अगर पूरा उसे कब्जाना है ऑयल को, ऑयल के व्यापार को, ऑयल की रिफाइनरियों को, और अपनी कीमत पे तय करना है, आप देख ही चुके हैं टैरिफ के ऊपर उसकी नीति। तो जब तक ईरान का अस्तित्व है, ईरान शक्तिशाली है, वो नहीं कर सकता। और देखिए कैसे इस्तेमाल करते हैं ये लोगों को।
बड़ा हल्ला इन्होंने मचाया था कि खुमानी के खिलाफ विद्रोह हो रहा है ईरान के अंदर, लिबरल है, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो बम इन्होंने फेंके ईरान के ऊपर, मिसाइल जो फेंकी, तो इनकी मिसाइल में क्या कोई ऐसा वो चिप लगा हुआ था कि जब वो वहां नीचे जाकर के फटती थी तो उसके ब्लास्ट से केवल वही ईरानी मरते थे जो खोमैनी के खिलाफ थे, खोमैनी के खिलाफ नहीं थे, खोमैनी के साथी थे। और जो खुमैनी के खिलाफ थे, खुमैनी का विरोध कर रहे थे, वो इसकी इन बमों से बच गए थे। ये तो इनके लिए फॉडर है, जिसे आप कहते हैं ना, चारा है, चारे की तरह इस्तेमाल करना। शांति वार्ता, सीजफायर रोज तो चिल्ला रहा है कि हम ये कर देंगे ईरान का, हम वो कर देंगे ईरान का, धमका रहा है। किस बात की शांति वार्ता? अब आइए तीसरी बात के ऊपर। क्या इस शांति वार्ता के अंदर यह तय हो जाएगा कि हमास खत्म, हजीबुल्लाह खत्म, हूती खत्म, कोई इनमें से इजराइल पे आक्रमण नहीं करेगा? क्या वो लोग हिस्सा हैं इस वार्ता के? तो लेबनान को ही लेकर के भी आफत मची हुई है कि ईरान कहता है कि लेबनान को में एयर स्ट्राइक बंद हो, और इजराइल अमेरिका कहते हैं ये संधि का, ये सीज फायर का हिस्सा नहीं है। उसी को लेके बवाल मचा हुआ है। और पाकिस्तान का दोगलापन तो आपने देख लिया कि पहले उसकी ट्वीट कहती है कि लेबनान भी सीज फायर होगा, और हटा देता है उसको। तो कहां से फैसला हो जाएगा भाई? किस बात का सीज फायर हो जाएगा? और एक सीज फायर हुआ तो था पिछले साल जुलाई में, उसका नतीजा आपने देख लिया था ना, क्या हुआ। ये तो मात्र एक चाल है। जो सीज फायर की इच्छा रखता है तो फिर अपने वो जो ग्राउंड ट्रूप्स है उनको क्यों इकट्ठा कर रहा है ट्रंप? क्यों? और अपने युद्धपोत और हवाई पोत जो है वो भेज रहा है ईरान की तरफ। ये तो सिर्फ समय मांग रहा है, लेकिन ये भूल गया है कि इसका भी ईरान में वही हाल होगा जो वियतनाम में हुआ था और जो अफगानिस्तान से इनको भागना पड़ा था। जो संधि बाइडेन के समय में अमेरिका ने कतार में बैठ करके की थी अफगानिस्तान तालिबान के साथ, तो वैसी ही संधि करेगा अब अमेरिका बैठ करके। वो इस शर्त को मान जाएगा कि पश्चिमी एशिया में से अपने सारे बेसेस हटा लो, खाली कर दो पश्चिमी एशिया को। अरे किसका बेवकूफ बनाया जा रहा है? किसका मजाक उड़ाया जा रहा है? वार्तालाप होती है जहां 1% भी विश्वास हो एक दूसरे के ऊपर। क्या गारंटी है कि ईरान के आर्थिक प्रतिबंध उठा लिए जाएंगे? तो आपने तो देख ही लिया, उधर ईरान भी कह रहा है कि होमरू स्ट्रेट से जो भी जहाज गुजरेगा मैं $1 पर बैरल लूंगा उससे पैसा, वो भी क्रिप्टो करेंसी में। तो क्या फैसला होगा? और एक चीज मैं और बता दूं आपको, ये जितने भी देश हैं इस समय, चाहे फ्रांस हो, इटली हो, ऑस्ट्रिया हो, जर्मनी हो, आज वो कह रहे हैं ना, स्वागत कर रहे हैं ना इस वार्तालाप का, इनका एक इंटरेस्ट है सिर्फ। इजराइल भी नहीं है, ईरान भी नहीं है, कि सिर्फ इनके व्यापार के लिए वो समुद्री रास्ता खुला रहा है। मत भूलिए
कि इसी व्यापार के नाम पे इन्होंने सारी दुनिया को लूटा था, उपनिवेश बनाए थे, व्यापारियों के नाम पे घुसे थे, उपनिवेश बनाए थे और सारी दुनिया को लूटा था। और आज दूसरे तरीके इन्होंने दुनिया को लूटने के निकाल रखे हैं पूरे इसके अंदर, पूरे के पूरे लेकर के। पाकिस्तान, अरे तू अपने देश में तो शांति कर ले, सारी दुनिया देखती रही है कि बलोचों को कैसे कत्ल करता है, सिंध में क्या करता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या करता है। सारी दुनिया को यह मालूम नहीं है कि कैसे यह आतंकी भारत के लिए भेजता है, कैसे काफिरों को मारने की बात करता है, कैसे कट्टरपंथी इस्लामिक मुल्ला इसके यहां पलते ही नहीं है बल्कि विदेशों में भी जाकर के बोलते हैं। अरे ईरान का एटम बम खतरा है। अरे मिस्टर ट्रंप, आसिम मुनीर का तेरे देश से भारत को धमकी देना एटम बम चलाने की खतरा नहीं है, क्योंकि वो तेरे आजकल पैर दबाता है ना। कौन सा मक्खन ले जाता है पाकिस्तान से लगाने के लिए तुझको? कुछ मक्खन वक्खन है पाकिस्तान में क्या? और कटोरा, ठीक है भाई, तुम पे पैसा है, तुम्हारी जेबें बड़ी मोटी हैं, तो तुम्हारी जेब पे हाथ डालने का एक और तरीका पाकिस्तान ने निकाला है पूरे उसके अंदर। तो ये भूल जाइए कि यहां कोई शांति होगी। इस तरीके के रीजनल कॉन्फ्लिक्ट कराना, वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, मैंने पहले भी कहा था वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, लेकिन इस तरीके के क्षेत्रीय संघर्ष कराना, वो जो अमेरिका की आर्मामेंट इंडस्ट्री है उसके पक्ष में है। युद्ध विराम हो गया तो फिर वो अपने आर्म्स किसको बेचेंगे? वो F-15, F-35 अमेरिका किसको बेचेगा? इन्हीं शेखडमों को, इनका ठेका लेगा, पैसे लेके इनसे इनकी रक्षा का। एक बार ले तो रखा था ना, अपने बेस बना रखे थे ना, क्या हाल कर दिया ईरान ने इसका। इसलिए साथियों, एक मनूज देश में, एक रोक कंट्री में, जो खुद दुनिया में आतंक फैलाता है, जो खुद दुनिया में हिंसा फैलाता है, कत्लेआम की दुनिया के काफिरों की मानसिकता फैलाता है, उस देश में यह हो रही वार्ता मात्र एक ढकोसला है। हो सकता है 2-4 दिन को रुक भी जाए, लेकिन पश्चिमी एशिया का ये जो संघर्ष है, ये तब तक अंत होने वाला नहीं है जब तक कि इजराइल के अस्तित्व को गारंटी नहीं मिलती, जब तक कि ये हमास, हिजबुल्लाह, हूती खत्म नहीं होते, और जो खलीफा बनने की होड़ है इनमें आपस में, टर्की में और सऊदी अरेबिया में और ईरान में और पाकिस्तान में, वो इनकी होड़ आपस की खत्म नहीं होती। ये मुसलमान मुसलमान चिल्लाने वाला पाकिस्तान तो मुसलमानों का सबसे बड़ा कातिल है। मैं पहले बता चुका हूं इस बात को कि कैसे इसने बांग्लादेश में मुसलमानों को मारा, कैसे इसने हमास के मुसलमानों को यमन में मारा था, कैसे ये बलोच मुसलमानों को रोज मारता है। और मैं यहां तारीफ करूंगा भारत की, वो जो चिल्लाते हैं ना भारत में ये ट्रंप के नचनिए, नरेंद्र सरेंडर, भारत ने सरेंडर नहीं किया, भारत दलाल नहीं बना, क्योंकि भारत की जो इस समय की लीडरशिप है, प्रधानमंत्री मोदी की
और साथ में डोवल और जयशंकर और इनकी टीम ये अच्छी तरह जानती है कि इस वार्तालाप का क्या नतीजा होगा। और भारत, जो भारत का अपना राष्ट्रीय हित है, उस राष्ट्रीय हित को देख के चलेगा, ना कि पाकिस्तान की तरीके से दल्ला बन के अमेरिका का। जय हिंद।